ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड ले लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजें हम लिखते चले जाएंगे। हम पूरा नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स क्या है, पहले मैं आप लोगों को उसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। राइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क मास्टरी कोर्स। ये बेसिकली है क्या? ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स क्यों मैंने इसको नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने कई सारी चीजें कवर अप करनी है, जैसे कि बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, इसके अंदर बेसिक नेटवर्किंग कवर करेंगे। फिर CCNA 200-301 का जो कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है वो हम कवर अप करेंगे। इसके बाद जो है मैंने एक, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करते रहता हूं, यानी कि रियल नेटवर्क्स के अंदर काम करता हूं, डिजाइन करता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ऑटोमेशन के काम करता हूं नेटवर्किंग में। तो ऐसे में मेरा जो एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग के इम्प्लीमेंट करने का, बेसिकली डिजाइनिंग, अगर आपसे कोई बोला जाए नेटवर्क डिजाइन कर दो, शायद हमारे लिए ये वर्ड बहुत ही छोटा सा लगे कि दो जो भी स्विच रखा और वहां पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया और उसको जो है अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए राउटर से कनेक्ट कर दिया और हमारा जो नेटवर्क है वो चालू हो गया। ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, इसके लिए कई सारी चीजें हमें जाननी होती हैं। अगर हम वाकई बड़े नेटवर्क्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे हमें कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, कहां पर L2 स्विचेस का इस्तेमाल करना है, कहां पे L3 स्विचेस का इस्तेमाल करना है, और उनमें भी कौन सा मॉडल नंबर्स वगैरह करने हैं। राइट, और वहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन लेवल, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, पावर मैनेजमेंट वगैरह कैसा होना चाहिए। अगर सेंट्रल यूपीएस ले रहे हैं तो वहां पे सेंट्रल यूपीएस को जो पावर कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करनी है, अगर आपके फ्लोर वाइज जो पावर कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करने हैं। राइट, कई सारी प्लानिंग्स होती हैं। एक ही नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज को रन करते हैं, से फॉर एग्जांपल CCNA कर CCTV करते हैं, IP फोन्स करते हैं, डेटा करते हैं, वायरलेस करते हैं। राइट, तो ऐसे में एक ही नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल डेटा नेटवर्क्स को रन करते हैं, तो उनको अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है नहीं करवाना है, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं बेसिकली, जो हमें CCNA के अंदर कवर अप नहीं करवाई जाती है। ठीक है, सो CCNA के अंदर कवर अप नहीं करवाई जाती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हम चीजों को जब CCNA कंप्लीट करने के बाद हम जॉब लेके निकलते हैं कि हाँ ठीक है हमने CCNA कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब रियल नेटवर्क में जाते हैं ना तो वहां पर ये नॉलेज नहीं होता है हमारे पास, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से कई कई बार क्या होता है, हमें ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होता होगा। क्यों? कभी किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं। इसीलिए तो आपको कई सारे चैलेंज यहाँ पर आते हैं और इन्हीं चैलेंजेस के चलते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं नेटवर्किंग के अंदर। अपना करियर को फिर कहीं ना कहीं हम बैक स्टेप लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये नहीं, नेटवर्किंग के अंदर करियर नहीं है, ऐसा हमें लगने लग जाता है। राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोर्स डिजाइन करा जिसको मैंने नाम दिया है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हमने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है। तो इस नेटवर्किंग को इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को यही सारी चीजें जो है वो बताता हूं। जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही प्लीज अपने एंड पे चेक कर ले। नोकिया 6.1। तो यहाँ पर जो है इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है CCNA के साथ में। राइट, तो ये हो गया हमारा इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मास्टरी कोर्स के साथ में जो हम कॉन्फ़िगरेशन यानी कि टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जो चीजें हम कवर करते हैं। इसके बाद करियर गाइडेंस आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज आपने टेक्निकल सारी चीजें सीख ली। राइट, आपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सीख लिया, आपने CCNA वगैरह सब कुछ कर लिया। प्लीज गाइस, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, डोंट वरी। आप सब लोगों के जो भी
क्वेश्चंस होंगे उनकी भी मैं आंसर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ये को हर दिन मैं आपको 3 दिन का ये पूरा हम कवर अप करेंगे। 3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को एंड में टाइम दूंगा, तो आप लोग प्लीज नोट करके रखें ताकि जब मैं आपको टाइम दूं तब आप अपने क्वेश्चंस वन बाय वन मेरे से पूछ सकें। डोंट वरी, आप सभी के आंसर मैं करूंगा। ठीक है, अगर कहीं कोई रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, सो क्वेश्चंस को जो भी है नोट डाउन करके रखें। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है ये, इसके अंदर आपको इंटरव्यू कैसे देना है, राइट? अगर कोई इंटरव्यूअर है तो वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, और वहां पे आपको क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, कितना जवाब देना है, क्या आंसर करना है, किस तरह से करना है, आपका सिटिंग कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस करियर गाइडेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अंदर जो है आपको सिखाई जाती है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमने सब कुछ सीख लिया टेक्निकल टर्म्स पे, वी आर वेरी गुड एट टेक्निकल टर्म्स, लेकिन इंटरव्यू के अंदर क्यों पीछे रह गए? क्योंकि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा हमसे, से फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज सीसीएनए, हमने करा है सीसीएनए, अब उन्होंने क्वेश्चन ही ये पूछ लिया व्हाट इज सीसीएनए। गाइस डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन, डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन प्लीज गाइस। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, जिसने भी लिखा है प्लीज म्यूट इसको हटा दें। सो डोंट, इसमें डिस्टर्ब होता बीच में, थैंक यू। सो आप लोग बिल्कुल नॉलेज गेन करें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपके क्वेश्चन है मैं आंसर करूंगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यूअर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज सीसीएनए, हमने सीसीएनए कंप्लीट किया हुआ लेकिन हमें वही नहीं पता कि सीसीएनए है क्या, हम जवाब नहीं दे पाते, उसका जवाब कैसे देना है, राइट? तो ये चीज, थैंक यू। तो ये चीजें जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी जब हम ये पूरा, ये हमारा जो है बेसिक नेटवर्किंग, सीसीएनए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, करियर गाइडेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इन सभी का मिलाकर हमने एक बंडल बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है नेटवर्क मास्टरी कोर्स, राइट? इसके अंदर आपका करियर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि वाई, एक सबसे बड़ा सवाल जो नेटवर्क इंजीनियर्स के या नेटवर्किंग फील्ड में आता है, वाई नेटवर्किंग, राइट? हमें नेटवर्किंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? तो इसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, वैसे तो देने को तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप लोगों को क्यों इस नेटवर्किंग फील्ड के अंदर करियर बनाना है, तो क्यों बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है यहां पर न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, ये सबसे बड़ा, मतलब आपको कोई भी, आप अपने लाइफ के अंदर नेटवर्किंग फील्ड के अंदर आकर कभी भी बोर नहीं होंगे। क्यों? आपको देखो, अगर किसी दूसरी फील्ड में जाता है तो वहां पे क्या होता है कि डेली बेसिस पे वही काम करना होता है, राइट? तो मैं कोई फील्ड का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पर आप सभी समझदार हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें डेली बेसिस पे एक ही चीज को बार बार रिपीट करना होता है, तो कुछ नया चैलेंजिंग हमारे पास नहीं है। बट आईटी फील्ड के अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे जब नई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमें नया कुछ सीखने को मिलता है, एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा मैं रीजन मानता हूं नेटवर्किंग फील्ड के अंदर आने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर कि ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करूं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब है मेरा कि अगर आपने इंडिया के अंदर सीसीएनए सीखा, सिस्को का या किसी भी XYZ कंपनी का डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की बात करी, तो आप यहां पर सीखेंगे कहां पे? इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप वही कमांड कहां पर जाकर, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर उस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो वहां पे आपको सेम कमांड को चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो इसलिए सबसे दूसरी चीज जो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ग्लोबल जो है हमारे पास स्टैंडर्ड की बात आती है। ठीक है ना, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड, हमारे कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं कि हाँ यूएस के अंदर गए तो वहां पे कुछ डिफरेंट करना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए कुछ डिफरेंट करना है, नहीं गाइस, यहाँ पे आपको सब जगह जाकर वही कमांड आपकी इस्तेमाल होगी। तो ये दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन है आपको यहाँ पे। फिर आपका आता है यहाँ पे चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंज आपके लिए डेली बेसिस पे रहते हैं। चैलेंज यानी कि हमें देखो नेटवर्क के अंदर वही स्विचेस, वही राउटर्स,
वही सारे एक्सेस पॉइंट्स वगैरह, वही कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क जो है ना, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है हमारे सामने, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं जिसके चलते हमें लगता है कि यार ये क्या चीज है, राइट। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसको कैसे हम उससे ओवरकम करेंगे, यूजर का एक्सपीरियंस हमारा बैड नहीं होने देना, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोगों की जरूरत है यहाँ पर। जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक लोकेशन का मैं आप लोगों के साथ रियल स्टोरी शेयर करता हूं। एक कंपनी के अंदर आई वाज वर्किंग फॉर सम प्रोजेक्ट इन इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। मैं एक इंदौर के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। सो गुजरात की एक कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आईटी फील्ड से थे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे एक उन्होंने अल्काटेल का जो टेलीफोन एक्सचेंज होता है वो इंस्टॉल करवाया था, बाकी उनका डेटा नेटवर्क, फिर उनका कुछ जो सेंट्रल एसी होते हैं वो भी उनका एक ही साथ उसी नेटवर्क में था, फिर वाईफाई उसी नेटवर्क में था। तो ऐसे 4-5 चीजों को उन्होंने एक साथ ही एक ही नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे थे। और वहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि वहां पर कहीं ना कहीं लूप जनरेट हो रहा था। अब लूप जनरेट हो रहा है तो पूरा नेटवर्क उनका एक साथ डाउन हो रहा है, तो यानी कि उनकी जो टेलीफोन सर्विस है वो भी बंद हो रही है, वाईफाई वो भी बंद हो रहा है, राइट। टेलीफोन बाकी उनका जो सेंट्रल एसी है वो भी डाउन हो रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो सारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ गया। तो वहां पे टीम मेंबर्स थे 2, तो दोनों टीम मेंबर्स ने वहां पे काम किया, समझा चीज को, काफी ट्रबल शूट किया, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, राइट। क्योंकि 4-5 चीजें एक साथ मर्ज कर दी गई थी, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है वो वहां पे यूज नहीं किया गया, राइट। स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करे गए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया। इस वजह से वहां पे उन्होंने क्या करा, 2-3 बार जो चीजें करनी थी करी, लेकिन जब 24 आवर्स के बाद भी वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि उन्होंने दोनों के दोनों टीम मेंबर जो है कंपनी से चुपचाप निकल के भाग गए। फिर वहां का जो जीएम था उसने समहाउ उसके किसी फ्रेंड को कॉल किया, उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ एक पर्सन है जो इस तरह का काम करता है। कुणाल, कोर्स यहाँ पे जो है आपका 2 घंटे का रहेगा, 9 बजे तक हम ये क्लास चलाएंगे, 8:30 बजे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हाफ एन आवर आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, उनको मैं यहाँ पे आंसर करूंगा, ठीक है। तो अभी बस आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि व्हाई यू शुड ज्वाइन दी नेटवर्किंग, क्यों आपको आईटी फील्ड में आना चाहिए, वो सब बता रहा हूँ। तो वहां पे जैसे ही उसके टीम फ्रेंड से बात हुई, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, तो मेरे से बात हुई, तो आई सेड कि ठीक है हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे। तो जाकर हमने पहुंचे वहां पे, चेक करा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामने प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा, तो वो वाली बात हो जाती है। जो डेली बेसिस पे उस नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, उसको वो छोटी सी प्रॉब्लम कई बार दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसा ही उस कंपनी के अंदर हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था, तो वहां पर उन्होंने क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं यूज किया था, मैनेजेबल स्विच होते हुए भी अनमैनेज की तरह ट्रीट कर रहे थे। यानी कि वहां पे जो एसटीपी प्रोटोकॉल होता है, आगे चल के मैं आपको एसटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी परसों मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एसटीपी प्रोटोकॉल्स को उन्होंने क्या करके रखा, बंद करके रखा। तो ऐसे में गलती से एक, अब बाई चांस कह लो या बाई मिस्टेक कह लो या कैसे भी कह लो, वहां पर एक केबल दोबारा से उसी स्विच से निकल के उसी स्विच में दूसरे पोर्ट के ऊपर लगा दी गई। तो ऐसे में हुआ क्या कि उनका जो नेटवर्क के अंदर लूप जनरेट हो गया। अब लूप जनरेट होने से पूरा नेटवर्क डाउन हो रहा है, वो सारी की सारी केबल्स को निकाल रहे हैं और वैसे की वैसे ही वापस लगा दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब भी वो पावर ऑफ करके ऑन कर रहे हैं या केबल्स को वैसे ही निकाल के, पूरी केबल्स को हटा नहीं रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा केबल्स थी, तो वैसे की निकाल के वैसे ही लगाते जा रहे हैं। तो वापस से जैसे केबल लगा रहे तो लूप अगेन जनरेट हो रहा है। तो वही एक छोटी सी चीज के चलते यहाँ पर पूरे नेटवर्क में, और उनको अपनी जॉब से भी जो है हाथ धोना पड़ा, क्योंकि 24 घंटे तक रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो वो भी खुद ही छोड़ के भाग गए थे। तो ये है चैलेंज की बात, राइट। यानी कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करे। तो इसके बाद जो है आपको कोई बड़े दिग्गज नहीं होना चाहिए, राइट। आपकी जो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्वालिफिकेशन आपकी कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन, पीएचडी, इस तरह का कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर
10th पास हैं नेटवर्किंग कर सकते हैं, या 12th पास हैं नेटवर्किंग करके आप जो है धीरे धीरे करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ CCNA लेवल करके बेसिक नॉलेज लेके आप आगे बढ़ के जो है पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, आगे फ्यूचर बना के रखें। यहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ें वैसे वैसे अपने करियर को आप क्या करना है, एनहेंस करना है, नॉलेज को एनहेंस करें, ताकि आपका जो करियर है वो आगे किसी एक जो स्टेज है वहां तक पहुंच पाए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं लास्ट में परसों वाला जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को गोल कैसे सेट करना होता है, राइट। तो जैसे मैंने अपने करियर को ग्रोथ में लाया वैसे आप लोग भी ला सकते हैं। तो ये अभी और मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल बोर नहीं करूंगा। अभी हम बात करते हैं सीधा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, राइट। तो नेटवर्किंग है क्या, तो नेटवर्किंग के अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर 2 और मोर PC, स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट, AP यानी एक्सेस पॉइंट्स, राइट। तो ऐसे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो नेटवर्किंग के साथ में काम करते हैं, 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करवाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। एग्जांपल के लिए अभी आप लोग में से अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ 40 लोग कनेक्टेड हैं, राइट। अब 40 के 40 जो लोग हैं वो कोई कहीं से है, वो कोई कहीं से, कोई कहीं से, और आप में से कुछ लोग जो हैं वो अब्रॉड से भी होंगे, राइट। लेकिन यहां पर आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है, राइट। मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। अब अगर आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन आपको दिख रही है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिखें यस, जल्दी से यस लिखें, तब आगे बढ़े अपन। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू, वेरी गुड। तो मतलब अभी आप लोगों ने यस यस लिखा, मुझे कैसे पता चला? सी ये यस लिखवाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप लोगों ने, मैं जो बोला वो आप तक पहुंचा, और आपने जो लिखा वो मुझ तक पहुंच रहा है। थैंक यू गाइस। तो यहां पर नेटवर्किंग, राइट, नेटवर्किंग की वजह से ही आ रहा है, ये सारा चीजें जो है वो नेटवर्किंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की, किस तरह से ये काम करते हैं। अब यहां पर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी कैसे करनी है, कंप्यूटर टू स्विच कनेक्टिविटी कैसे करनी है, राइट, कंप्यूटर टू आपका राउटर कनेक्टिविटी कैसे करनी है, राइट। तो ऐसे में कंप्यूटर टू आपके स्विच टू स्विच कैसे करनी है, राउटर टू राउटर कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ये सारी चीजों को हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, राइट। हम लोकल एरिया नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप कुछ, लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइस कौन कौन से यूज होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। पहले आपका आता है पीसी, या फिर हम इनको पीसी की जगह पे मैं लिखता हूं एंड डिवाइस। एंड डिवाइस में आपके कुछ भी हो सकते हैं, राइट। आपके मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, आपके लैपटॉप्स हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो ये सारे प्लीज आप नोट करके रखें, जिसने भी ये हैंड रेज किया है 51647096, आप नोट करके रखें। 8:30 बजे मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। प्रिंटर हो गया, वेरी गुड दीपक। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये आपके डिवाइसेस हो गए। सेकंड हमें चाहिए होते हैं यहाँ पे स्विचेस, फिर हमें यहाँ पे जो है और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होते हैं राउटर, ठीक है। इतनी चीजों को हम मिला के जो मेन नेटवर्क बनता है वो इनके जरिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे स्विचेस क्या है? स्विचेस वो डिवाइस है जो आपके 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। निखिल प्लीज आप नोट करके रखें, मैं आपको टाइम दूंगा, राइट। दो स्विचेस जो हैं वो 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को जब आप एक साथ कम्युनिकेट करवाते हैं तो
कम्युनिकेट करवाने के लिए जो लेयर 2 एंड लेयर 3 डिवाइसेस है। स्विच के अंदर हमारे पास दो तरह के स्विचेस आते हैं। एक आते हैं लेयर 2 जिनको L2 बोलते हैं हम, राइट, इनको लेयर 2 बोला जाता है, और एक होते हैं लेयर 3। ये दो तरह के आपके जो है डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, जिनके अंदर आपके लेयर 2 कहां पर यूज होते हैं, और डेफिनेटली आपको सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी, और लेयर 3 कहां पे लगने हैं मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। फिर राउटर की बात करते हैं। राउटर क्या होते हैं? आपके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क, यानी कि आईपी एड्रेसेस की बात करें, एक आईपी एड्रेस की सीरीज दूसरे आईपी एड्रेस की जो सीरीज के साथ में जब हम कम्युनिकेट करवाते हैं, उसके लिए हमें स्विच की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्विच जो है वो आपस में कम्युनिकेट, दो अलग अलग लॉजिकल नेटवर्क्स को कम्युनिकेट नहीं करवा सकता। ठीक है, क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि स्विच जो है वो आपका मैक एड्रेस बेसिस पे कम्युनिकेशन करवाता है, और जो आपके राउटर हैं वो आपके आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस यानी कि लॉजिकल, जिनको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं। लॉजिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो फिक्स नहीं होते। आज वो मेरे पास हैं, कल किसी और के पास होंगे, परसों किसी और के पास होंगे, तो आईपी एड्रेस जो है वो आपके डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको लॉजिकल एड्रेसेस बोला जाता है। दो या दो से अधिक लॉजिकल एड्रेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होते हैं उनको हम राउटर कहते हैं। बिल्कुल, स्विच 3 जो है, लेयर 3 जो है, वो आपके राउटर की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। उनको लेयर 3 इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो ओएसआई मॉडल है, लेयर 2 में आपके वो डिवाइसेस डिफाइन करे गए हैं जो सिर्फ मैक एड्रेस पे बात काम करते हैं, राइट। तो यहीं पे मैं एक और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। लेयर 2 पे मैक एड्रेस बेसिस पे ही डेटा कम्युनिकेशन होता है, और लेयर 3 पे आपका मैक एंड आईपी बेस, ठीक है, आईपी एड्रेस के दोनों के हिसाब से आप जो है इसमें कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यानी कि लेयर 3 जिसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटीज, ऐसा स्विच जिसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, ऐसे नेटवर्क, ऐसे स्विचेस को हम क्या कहते हैं? लेयर 3 डिवाइसेस कहते हैं। और डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। राहुल, आप भी थोड़ा सा आपका नोट करके रखें, तो मैं आपको टाइम देता हूं। इसके बाद इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए अभी आप लोग भी कहां, जहां से भी कनेक्टेड हैं, आप लोग डिवाइसेस के बेस के ऊपर तो कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। आपके और मेरे बीच में राउटर्स बहुत सारे होंगे, स्विचेस बहुत सारे होंगे, और एंड डिवाइसेस भी हैं, राइट। मेरे पास भी एक जो कंप्यूटर है ये भी एंड डिवाइस है, और जो आप लोगों के पास चाहे मोबाइल है चाहे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो आप भी एक कहां से कनेक्टेड है? आपका एंड डिवाइस से कनेक्टेड है। लेकिन इन सभी, चाहे वो हमारा स्विच है, एंड डिवाइस है, राउटर है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो आपका और मेरा ये कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस एक ऐसे एड्रेस हैं जिसके बेस के ऊपर ही डेटा ट्रांसमिशन, मेजरली जो डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है वो आईपी एड्रेस बेसिस पे किया जाता है। एग्जांपल के लिए, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये आईपी एड्रेस जब आपके यूज हो रहे होते हैं तब वो ये यूनिक होते हैं, राइट। जैसे अब मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है या मेरे घर का एड्रेस है, तो वो दोनों सेम कभी नहीं हो सकते, राइट। सेम कैसे? मेरा ऑफिस का एड्रेस अलग है, मेरा घर का एड्रेस अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशंस पे बने हुए हैं। ऐसे ही आपका घर का कोई एड्रेस अलग है, मेरे घर का एड्रेस अलग है, राइट। अगर मुझे आप लोगों को कुछ भेजना है तो मुझे क्या चाहिए? आप लोगों का एक एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस क्या होगा? आपका एक ऐसा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होगा। उस एड्रेस के बेस के ऊपर अगर यहां से मैं कुछ भी सेंड करता हूं कोरियर के द्वारा, राइट, तो वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। वो क्यों पहुंचेगा? क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो एक फिक्स लोकेशन है, वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आज वो एड्रेस जो आपने मुझे दिया वो आज तो आपके घर का एड्रेस था, लेकिन कल जो है वो किसी और का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज जो है वो आपके घर का एड्रेस है, कल भी वही एड्रेस आपके घर का ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस जो है ये हमारे लिए जब एक्टिव रहते हैं, जैसे अभी आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, तो जब तक आपने इंटरनेट बंद नहीं करोगे तो आपके
डिवाइसेस पे जो आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं वो कंटिन्यू आपके डिवाइस के साथ में बने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई मेरे साथ पेड कोर्स में जाना चाहता है, इस नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स को करना चाहता है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहे। अगर कोई करना चाहता है तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको विद इन 24 आवर्स जो है कल की क्लास से पहले पहले एनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में जो है हमारे पास 5 क्लास हैं IPv4 के अंदर। ठीक है, एक होती है क्लास ए, फिर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। राइट। अब इसी तरह से ये हमारे ये जो क्लासेस हैं ये किसके अंदर हैं? ये IPv4 एड्रेसेस के अंदर है। वैसे ही अगर हम IPv6 की बात करें तो IPv6 जो है ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी पिछले कुछ समय से ही हम पिछले 2-3 साल से जो है इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करा है हमने, और अब जो है आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में हम IPv4 को छोड़कर IPv6 पे ज्यादा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि IPv6 जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू IPv4। ठीक है, मैं आपको बताता हूं राहुल, सभी कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। सो अभी यहाँ पे IPv6 जो है ये किस तरह से कम्युनिकेट करती है ये आपको आना जरूरी है। क्यों? आगे फ्यूचर में यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लोग इंडिया से हैं या बाहर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर IPv6 के ऊपर नेटवर्क शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे भी लोकेशन है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक IPv6 के ऊपर शिफ्ट नहीं करा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि IPv4 जो डिवाइस IPv4 को सपोर्ट करते हैं, राइट, तो वो सिर्फ IPv4 को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे डिवाइस जो IPv6 एंड IPv4 दोनों को सपोर्ट करते हैं, वही डिवाइस अगर आप इस्तेमाल करोगे तभी जाकर आप जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवा पाओगे। तो आईपी एड्रेसेस के अंदर जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, चाहे क्लास ए बी सी। अगर IPv4 की बात करें, IPv4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन तीनों क्लासेस को हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो इनमें आईपी एड्रेसेस जो हैं, चाहे वो क्लास ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, इनको हम 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 2 भागों के अंदर कैसे? एक आपका पब्लिक और दूसरा जो है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के नाम से जो है डिवाइड कर गया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर व्हाइट बोर्ड जरा ओपन करता हूं, और ऐसा इनको डिवाइड क्यों करा गया उसके पीछे आपको रीजन बताता हूं। डी और ई यूज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होते हैं, डी हम यूज करते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रोल है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइवेट और पब्लिक के अंदर हमने डिवाइड क्यों करा? एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल ये आपका एक गूगल का सर्वर है। ठीक है, ये गूगल का कोई भी एक XY जीमेल समझ लो, कुछ भी, इसको आईपी एड्रेस दिया गया है 1.1.1.1। ये आपका सपोज कर लो ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब इस पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ये आपका कहीं क्लाउड के साथ में कनेक्टेड है, ये आपका सर्वर जीमेल का। अब यहाँ पर आप में से होता है ना, कई बार हमें कुछ नई चीजें हम सीखते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है हमें। तो आप ऐसा ही कोई एक नेटवर्क इंजीनियर ने क्या करा, एक्साइटमेंट के अंदर अपने फ्रेंड को बुलाया और बोला चल मैं तुझे कुछ जादू दिखाता हूं। अब जादू क्या है? उसने बोला देख, मैं अपना एक, उसने कंप्यूटर कनेक्ट करा और बोले कि चल मैं तो वो जीमेल का सर्वर जो है वो डाउन करके दिखाता हूं। ठीक है, कैसे? उसने क्या करा, ये आईपी एड्रेस जो है वही अपने कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया 1.1.1.1। और ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब भी हम आईपी एड्रेसेस का यूज करते हैं तब आईपी एड्रेस आपके ओवर दी नेटवर्क, अगर वाइड एरिया नेटवर्क में है तो पूरे वाइड एरिया नेटवर्क, और अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क में है तो पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में यूनिक होना चाहिए। यूनिक कहने का मतलब है कि आपका सिंगल होना चाहिए, उसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, यानी कि एक आईपी एड्रेस को आप 2 डिवाइसेस के अंदर डिफाइन या यूज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी नेटवर्क इंजीनियर उठाकर अपने कंप्यूटर में ऐसा आईपी एड्रेस डाल देगा तो वो किसी भी बड़े बड़े सर्वर्स को डाउन कर सकता है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब ऐसे में एक नॉर्मल से यूजर अगर गूगल के सर्वर को डाउन कर देगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया, राइट। तो इसी वजह से यहां पर जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं उनको क्या करा गया, दो भागों के अंदर डिवाइड करा गया है, ठीक है। एक आपका पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट वो आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हम पहले हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस जो है जो हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो होते हैं जिनको हम यहां पे यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस कहते हैं। अब इसके बाद जो है ये हम यहां पर एबीसी का इस्तेमाल करते हैं IPv4 के अंदर। अब IPv4 में सिर्फ आईपी एड्रेसेस को समझ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने समझ लिया कि अगर आपने यहाँ पे समझ लिया कि 192.168.10.1, ठीक है, ये आईपी एड्रेस मुझे पता है, इसका सबनेट मास्क ये 255.255.255.0 होता है, और ये कौन सी क्लास का है, तो ये मुझे पता है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इतनी इंफॉर्मेशन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? इसके साथ हमें कई और चीजें भी जाननी होती हैं आईपी एड्रेसेस सेक्शन के अंदर, और उनमें से एक है आपका सबनेटिंग। सबनेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं? इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि से फॉर एग्जांपल मैं ये सारा जो इरेज कर देता हूं और यहाँ पे चलो यहीं पे एक नेटवर्क डिजाइन करता हूं। सपोज कर लो कि ये आपके पास स्विच है, ठीक है, ये एक ही स्विच है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास दो डिपार्टमेंट है। एक यहाँ पर है आपके पास HR डिपार्टमेंट, दूसरा आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है से फॉर एग्जांपल एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो एडमिन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, और HR डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके पास 10 कंप्यूटर हैं। अब HR वालों ने क्या करा, अपने एक कंप्यूटर के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करा और उसको क्या कर दिया, उस फोल्डर को शेयर कर दिया, उसको शेयर पे डाल दिया। अब वो जो उन्होंने शेयर करा ताकि वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर आपके HR डिपार्टमेंट के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाए। तो लेकिन उन्होंने शेयर तो इसी पर्पज से किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्विच कॉमन है तो उनका वही शेयर फोल्डर क्या हो जाएगा, एडमिन वालों के पास में भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करा जाता है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आईपी सीरीज है वो भी आपकी सेम है, यहाँ पर जो आईपी सीरीज है वो भी सेम यूज करी गई है। दोनों जगह सेम आईपी सीरीज यूज करने से ये आपका फोल्डर जो है कॉमनली शेयर हो गया, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है डेटा की वो आपकी हट जाती है। मतलब आपको सिक्योरिटी रखना, HR डिपार्टमेंट अप्रेजल कर रहा है तो वो उसकी जितने भी उन्होंने काम करा है वो एडमिन डिपार्टमेंट वालों को पहले से पता चल गया कि किसको कितना इंक्रीमेंट मिला है या किसको कितनी पेनल्टी मिली है, जो भी, राइट। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बचने के लिए सबनेटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। ये तो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लेकिन जब हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में हम सबनेटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग बनना चाहते होंगे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ISP को सबनेटिंग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। क्यों? कई बार क्या होता है, कुछ ISP मेरे पास ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे ISP हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर एक राउटर लाया, उस राउटर से स्विच से कनेक्ट करा, यहाँ पर एक अलग क्लाइंट है, यहाँ पर एक अलग क्लाइंट है, यहाँ पर एक अलग क्लाइंट है, यहाँ पर एक अलग क्लाइंट है। लेकिन इन सभी A, B, C और D, इन सभी क्लाइंट्स को क्या कर दिया, उन्होंने एक कॉमन आईपी सीरीज, एक सिंगल आईपी सीरीज के साथ में ही कनेक्ट कर दिया, सबनेटिंग का इस्तेमाल किया ही नहीं। ऐसे में क्या होता है, मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल आते हैं कि एक क्लाइंट का जो काम है, एक क्लाइंट के कंप्यूटर दूसरे क्लाइंट को दिखने लगता है,
आईएसपी बन तो रहा है वो आईएसपी, लेकिन उस आईएसपी के पीछे बैकएंड पे कर क्या रहा है वो, यहाँ पे एक्चुअली वो फॉर्म कर रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। ये अगर देखा जाए ओवरऑल इस नेटवर्क को, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर आप सेम आईपी सीरीज का इस्तेमाल करोगे, तो ऐसे में आपका डेटा जो है वो एक दूसरे के पास शेयर होता रहेगा। इसीलिए आईएसपी लेवल पे भी आपको सबनेटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप अलग अलग एक ही कॉमन आईपी सीरीज के रखो, लेकिन फिर भी आप इन सभी कंपनीज वालों की, इन सभी क्लाइंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन कर सको। इसीलिए हमें ये जो सबनेटिंग कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। अब सब आपके पास दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है आपका FLSM, ठीक है। FLSM को कहते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ऐसा सबनेटिंग यानी कि जिसके अंदर हम इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं आईपी सीरीज को। दूसरा होता है आपका VLSM आपका जो है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जिसके ऊपर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेसेस की। एग्जांपल के लिए वापस यहाँ पे चलते हैं, कहाँ गया ये व्हाइट बोर्ड को वापस से ओपन करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए को चाहिए थे 8 VLSM कर रहे हो, तो आप इसके लिए 8 आईपी एड्रेस अलग से असाइन कर सकते हो। इसको 12 आईपी एड्रेस चाहिए, इसके लिए अलग से असाइन कर सकते हो। इस यहाँ पे आपको जो है 24 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अलग आईपी एड्रेसेस 24 निकाल सकते हो। लेकिन जो डी है उसको कोई आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पे एक आईपी एड्रेस तो देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में आप अलग अलग, जैसे ये आपके अलग अलग क्लाइंट्स हैं, तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको आईपी एड्रेसेस निकालने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VLSM का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं, इसको भी मुझे 8 देने हैं, इसको भी 8 ही देने हैं, इसको भी 8 ही देने हैं, और इसको भी 8 ही देने हैं, अब नो मैटर ये यूज करें चाहे नहीं करें, मैंने 8-8 का लूप पूल जो है बना के देना है। तो ऐसे में अगर आप एक फिक्स लेंथ बना के देना चाहते हो, तब वहां पे आप FLSM का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि 6 घंटे के अंदर पूरा नेटवर्क मास्टरी कोर्स कवर अप करना बहुत ही मुश्किल है, बट जितना कोर्स आपको नॉलेज दे सकूं उतना मैं ट्राई कर रहा हूं। तो ये जो है आपका सबनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सबनेटिंग कॉन्सेप्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक अलग फैक्टर आता है आईपी एड्रेसेस के अंदर ही, जिसको हम कहते हैं समराइजेशन। समराइजेशन जो है ये आपका कब काम आता है, जब आप आईएसपी के साथ में काम करते हो। अगर आप आईएसपी के साथ में काम करते हो तो आपको समराइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, यह आपको आना चाहिए कि कहां पर समराइजेशन होनी चाहिए। अब ये समराइजेशन कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, तो इसको जो है हम लास्ट में देखेंगे। अगर टाइम बच गया तो मैं डेफिनेटली इसको कवर अप करूंगा। अदरवाइज अगर आप में से कोई ज्वाइन करेगा कोर्स, तो मैं उसको तब तो हम पूरा बहुत इन डेप्थ जो है नॉलेज लेने वाले हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहा हूं अभी। तो यहाँ पे हम अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू राउटर। राउटर क्या है? राउटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो 2 और मोर लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाता है। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। और जितना भी हमारा इंटरनेट वर्ल्ड चलता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट चलता है वो इन राउटर्स की वजह से ही चलता है। ये राउटर अगर नहीं होते तो हमारा ये इंटरनेट जो है वो आज की डेट में इतनी फास्ट जो है वो नहीं चल पाता। अब इन राउटर्स पे भी हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट गाइस। ये जिसकी लाइन ड्रॉ हो गई प्लीज म्यूट हटा दें इसको। सो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहले टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनामिक।
ठीक है। और एक तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना, डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। अब ये जो डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है ये हम स्टैटिक के साथ में भी इस्तेमाल करते हैं और डायनेमिक के साथ में भी कर सकते हैं। ये दोनों के साथ इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। तो ये आपका कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर ही हम इसको डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल को हम हर जगह पे, जैसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक जो है वो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो है वो हम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे अभी मैं आपको कॉन्फ़िगर करता हूं प्रैक्टिकली, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे स्पेशली मैं आपको जो है स्टैटिक राउटिंग करके दिखाता हूं। स्टैटिक राउटिंग जो है वो क्या है, कितनी तरह से हम कर सकते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर भी 4 फीचर्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग, दूसरा है आपका स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, तीसरा जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फ्लोटिंग राउट, चौथा हम यहाँ पे करते हैं और लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो मैं ये आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं कि ये किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जरा पैकेट ट्रेसर पे लेके चलता हूं। इसको हम बंद कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। मैं यहाँ पे मेरे पास एक टोपोलॉजी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं जो ये, ठीक है। ये एक टोपोलॉजी है जो मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं। बेसिकली यहां पर जो है स्टैटिक राउटिंग क्यों हमें सब बड़े नेटवर्क्स में हम क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें स्टैटिक राउटिंग बड़े नेटवर्क्स के अंदर करने के लिए क्यों मना करा जाता है, क्यों हम बड़े नेटवर्क्स के अंदर स्टैटिक राउटिंग का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों हम डायनेमिक राउटिंग की हेल्प लेते हैं। तो अभी ये पहले स्टैटिक राउटिंग करके दिखाता हूं, फिर आपको मैं डायनेमिक राउटिंग करके दिखाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे इसी नेटवर्क के अंदर स्टैटिक और इसी नेटवर्क के अंदर मैं आपको डायनेमिक करके दिखाता हूं, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हम कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली राउटिंग चाहे डायनेमिक हो या हमारी स्टैटिक हो, एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या है हमारी, कि एवरी राउटर शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच नेटवर्क, ठीक है। ये एक फिक्स लाइन है, थंब रूल है। अगर आपके हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं डेटा जो है वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यानी कि अब यहां पर हमें सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग करने के लिए जितना भी वर्कलोड होता है वो नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर होता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाकर जो है यहां पर आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अदरवाइज यहां पे अगर आप ये नहीं करते हो तो आप ये जो है कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं डिफॉल्ट राउटिंग कहां पे इस्तेमाल होता है। डिफॉल्ट राउटिंग चाहे वो डायनेमिक के अंदर इस्तेमाल करें या फिर हम स्टैटिक के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहां पर जो है एंड राउटर्स, डिफॉल्ट राउटिंग आप हमेशा वहां पे कर सकते हो जहां पे आपके राउटर्स एंड में हैं, एंड लोकेशंस पे हैं। अब जैसे ही हमारा ये राउटर नंबर 6, इसके आगे इस राउटर पे कोई भी और दूसरा राउटर कनेक्टेड नहीं है, यहां पर स्विच कनेक्टेड है और एंड डिवाइस कनेक्टेड है। इसी तरह से राउटर नंबर 1 की बात करें तो ये भी आपका इस नेटवर्क में एंड पे कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे आपका एंड डिवाइस है। तो यहां पर राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 6 इन दोनों के ऊपर हम डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं। क्यों? आपका जो डेटा का डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है। अगर आपका यहां से राउटर नंबर 2 से डेटा आता है तो वो कहां जाएगा, आपका राउटर नंबर 1 के पास जाकर फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क में जाएगा। अगर लोकल एरिया नेटवर्क से डेटा आता है तो वो सीधा आपका राउटर नंबर 2 की तरफ ही जाएगा, कोई दूसरी लोकेशन नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो टू वे डायरेक्शन है वो दोनों ही स्पेसिफाइड है, यूनिक है, एक यूनिफॉर्म है।
तो तीसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपका राउटर नंबर 6 के ऊपर भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग राउटर नंबर 1 पे। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो चलिए यहाँ पे ये राउटर होता है। जब भी आप नए राउटर को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें पूछता है जो मैंने पहले से कॉन्फ़िगर करके रखी हैं, क्योंकि सारी चीजें अभी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये 6 घंटे के अंदर हम सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल बड़ी मुश्किल से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एनेबल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। आईपी एड्रेसेस मैंने पहले से कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, तो हम यहाँ पे सीधा कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग आईपी राउट, फिर डिफॉल्ट राउटिंग मतलब 0.0.0.0 0.0.0.0। अब यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो पहला 4 का सेट दिया है मैंने 0.0.0.0, इसका मतलब है कि आपका कोई भी आईपी एड्रेस हो, फिर पीछे जो हमने स्पेस देके 4 जीरो लिए हैं, इसका मतलब है कोई भी सबनेट मास्क हो उसको कहां पर फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट राउटर का जो पोर्ट होता है ना, उस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस होता है उसको नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर 20.2 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.20.2। कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको इस नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर फॉरवर्ड कर दो। तो ये हमने स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कर दी। अब ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे शो आईपी राउट करते हैं, तो अब आप देखते हैं यहाँ पे एस के साथ में स्टार बन के आया। स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पे डिफॉल्ट कैंडिडेट डिफॉल्ट, ये आपका डिफॉल्ट राउटिंग करी है। 0.0.0.0/0 कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसका जो भी डेटा है उसको इसके जरिए ही कम्युनिकेट करवाया जाए। ये डिफॉल्ट राउटिंग हो गई। जहां पे जिस राउटर पे फिर आप डिफॉल्ट राउटिंग करते हो वहां पे कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल आपको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो राउटर नंबर 6 पे चलते हैं और यहां पर जाकर भी इसको पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन कर दिया। चलो जब तक ये बूट हो रहा है, चलो ज्यादा टाइम लेगा नहीं बूटिंग करने के लिए, तो ये हम जो है आगे बढ़ते हैं इस पे। तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग आपने एक बार कर दी तो फिर आप कितने भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो सभी पे कोई इशू नहीं आएगा। तो चलते हैं यहाँ पर भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0। अब हमारा जो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस हम राउटर नंबर 4 पे हैं, 6 पे हैं, तो हमारा जो है डेटा कहाँ पे जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ को जाएगा, ये यहाँ से वापस आएगा। तो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है आपका यहाँ पे 70.1। तो मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.70.1 करके एंड कर दिया। एंड करते हैं, शो आईपी राउट करते हैं। हिमांशु जी आप प्लीज अपना नोट करके रखें क्वेश्चन। मैं अभी 8:30 आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमने कर दिया। अब राउटर नंबर 2 पे क्या क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लोड बैलेंसिंग और फ्लोटिंग रूट भी करेंगे। तो ये कहाँ पर क्या क्या करना होता है वो आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा इन डेप्थ डिटेल में समझाया जाएगा, बट अभी इतना नहीं समझा पाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं सीधा कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ आपको। आईपी राउट 192.168.10 255.255.255.0 सॉरी इनकम्प्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस जो है वो हमारा आएगा 20.1। ये हमने स्टैटिक राउटिंग कर दी। और इसके बाद जो है इसी तरह से राउटर नंबर 4 पे भी स्टैटिक राउटिंग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करता हूँ। यहाँ पर जो है हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं राउटर नंबर 4 पे आपका नेटवर्क 80 के लिए, ठीक है। अब 80 के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम जाएंगे, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आईपी राउट। तो यहाँ पे हमारा है 80.0, सबनेट मास्क उसका 255.255, क्योंकि हम क्लासफुल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप आईपी ये है यहाँ पे रहेगा 70.2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड करते हैं, शो आईपी राउट करते हैं, तो ये आपका जो हमने स्टैटिक डिफॉल्ट जो है वो कर दिया। अब देखो स्टैटिक के साथ में कोई भी स्टार का मार्क्स नहीं लग गया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा मैन्युअली डिफाइन करा है। अब आपको करना है यहाँ पे लोड बैलेंसिंग।
हाँ जी, आप में से कुछ लोगों को जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। आई डू एग्री ऑन दैट बिकॉज आप में से कुछ लोग बिगनर्स हैं। सो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ कि आपको चीजें कैसे समझनी है, कैसे काम करती है नेटवर्क के अंदर, कितना आपको कैसे चीजें को कॉन्फ़िगर करना होता है, तो कितना आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बनता है, अदरवाइज नहीं बन पाता है। अब हमें जो है यहाँ पर लोड बैलेंसिंग करना है, फ्लोटिंग रूट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब देखो, अब लोड बैलेंसिंग कहां पे करना है हमें? यहां पे राउटर नंबर 2 पे, यहां से भी इस नेटवर्क में आया जा सकता है, राउटर नंबर 2 से यहां पे नीचे साइड होकर भी आया जा सकता है। तो यहां पर क्या हो सकता है आपका इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूं कि स्टैटिक के अंदर कितना होता है, फिर डायनेमिक के अंदर कैसे होगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको जो है कॉन्फ़िगर करना है, हमारे पास यहाँ पे है 70.0 255.255.255.0, ठीक है। अब इसको जो है हमारा दो तरफ से जाया जा सकता है, एक तो 30.2 की तरफ से भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 192.168.30.2, और दूसरा जो है कहां से जाया जा सकता है आपका 50.2 से भी जाया जा सकता है। 50.2 करता हूं। अब यहां पर लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सीधा एंटर कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब जो है 70 का नेटवर्क के लिए कर दिया, अब इसी तरह से हम 80 के नेटवर्क के लिए करेंगे। 80.0 255.255.255.0 192.168. अब हम यहाँ पे करेंगे 80 के नेटवर्क का। 80 नेटवर्क कहां पर है आपका? 80 का नेटवर्क भी इस तरफ ही है। तो हम जो है यहाँ पे इसके लिए भी आपका 30.2 से भी जाया जा सकता है, और सेकंड जो है 50.2 से भी जाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर दी, तो अब ये शो आईपी राउट करता हूं, तो देखो यहाँ पे 70 के नेटवर्क के लिए दो नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे बीच में एक एंट्री ब्लैंक है। एक ब्लैंक एंट्री का मतलब है कि यहाँ पर जो है नेटवर्क, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नेटवर्क, इसके लिए दो नेटवर्क हैं, जिसके दो रूट हैं, जिसके जरिए जो है आपका इस 70 के नेटवर्क तक डेटा पहुंचाया जा सकता है। साइमल्टेनियसली आपका 80 के नेटवर्क के लिए भी 30 के और 50 के नेटवर्क से भी डेटा को पहुंचाया जा सकता है। इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग रूट, सॉरी लोड बैलेंसिंग। अब फ्लोटिंग रूट में आपको एक बार कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूं, फिर मैं डायनेमिक राउटिंग करके फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और अब जो है चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी राउट, ठीक है। तो आपका फ्लोटिंग रूट जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है? तो यहाँ पे अभी फ्लोटिंग रूट हमने 40 के नेटवर्क के लिए करना है। कहाँ पे 40 का नेटवर्क? यहाँ पे। हम कहाँ पर हैं? राउटर नंबर 2 पे हैं। जाना कहाँ पे है? राउटर यहाँ पे 40 के नेटवर्क में। तो 40 का नेटवर्क जो है वो राउटर नंबर 2 से अगर इस तरफ से जाते हैं तो ये आपका एक राउटर के बाद आ गया, लेकिन वहीं पे अगर हम यहां से जाते हैं तो एक राउटर, दो राउटर के बाद 40 का नेटवर्क आता है। तो यहाँ पे जो पहला जो डिस्टेंस, जहां से डिस्टेंस कम है, उसको हम क्या बना देंगे? प्राइमरी। और जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसको हम क्या बना देंगे? यहाँ पे सेकेंडरी। इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग रूट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईपी राउट नेटवर्क, हमारा टारगेट नेटवर्क कौन सा है? 40.0 255.255.255.0। अब हमारा जो नेक्स्ट पाइप एड्रेस जो प्राइमरी कौन सा है? 30.2 जो है वो प्राइमरी है, यानी कि वहां से जल्दी जाया जा सकता है। 30.2 से हम जल्दी जा सकते हैं। अब सेकंड कौन सा नेटवर्क है? 50.2 से भी जाया जा सकता है, लेकिन यहां से डिस्टेंस इसका ज्यादा है। तो देखो यहां पर मैं सेम नेटवर्क के लिए दो कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, इनके कुछ एडी वैल्यूज होती हैं जिसके बेस के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ये मैंने इसकी एडी वैल्यू इंक्रीज कर दी। बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिक होता है उसकी एडी वैल्यू होती है 1। अभी मैंने यहाँ पे इसकी एडी वैल्यू इंक्रीज करके 10 कर दी सेकंड वाले की। अब देखो यहाँ पे 40 के नेटवर्क के लिए दो एंट्रीज मैंने डाली, लेकिन वहीं पे अब अगर मैं शो आईपी राउट करके दिखाऊं, शो आईपी राउट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखते हैं आपका 40 का नेटवर्क आया तो है, लेकिन उसके लिए एक सिंगल एंट्री आई है। और सिंगल एंट्री कौन सी आई है अभी? आपकी 30.2, यानी कि 30.2 से ही जाया जा सकता है। अगर ये मैं 30 वाला जो नेटवर्क है इसको क्या कर देता हूं? बंद कर देता हूं, तो ये यहाँ पे आपका 50.2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटरफेस F0/1, इस नेटवर्क को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो होने से रही। इसको मैं कर देता हूँ शट डाउन। ये मैंने शट डाउन कर दिया।
देख सकते हैं ये आपका नेटवर्क डाउन हो गया, ये रेड कलर के इंडिकेशंस आ गए। अब एंड करके यहाँ पे शो आईपी राउट करते हैं, देख सकते हैं 40 का नेटवर्क अभी भी नहीं हटा, ठीक है, 40 का नेटवर्क अभी भी नहीं हटा, लेकिन आपका यहां पर जो 30.2 था उसकी जगह पे अब क्या आ गया, 50.2 आ गया। वहीं पे 70 और 80 के नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग बंद हो गई। क्यों? एक रूट जो है, एक रास्ता बंद हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, वन वे जो है वो चालू हो गया। वन वे चालू हो गया है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जो नेटवर्क है वो अभी बंद है, एक ही नेटवर्क है जिसके जरिए जाया जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको ऑन करता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इसको कर देता हूँ इंटरफेस F0/1 और इसको कर देता हूँ नो शटडाउन। जैसे ही मैंने यहाँ पे नो शटडाउन करा और अब अगर मैं वापस से शो आईपी राउट करके दिखाऊं तो आप देखते हैं 40 के नेटवर्क के सामने फिर वापस से 30.2 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्राइमरी डिफाइन किया था। और यहाँ पर 70 और 80 के नेटवर्क के लिए यहाँ पे वापस से लोड बैलेंसिंग आ गई, दो नेटवर्क अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये है आपका स्टैटिक राउटिंग, जिसके अंदर नेटवर्क इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो अभी पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, सिर्फ अभी एक राउटर ही हम पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए। इसके लिए टाइम चाहिए होता है। जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, तब जाकर हम ये कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इसी नेटवर्क के ऊपर मुझे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करना हो तो मुझे क्या करना है, मैं अगले 10 या 15 मिनट के अंदर इस नेटवर्क के अंदर पूरा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस से इसी नेटवर्क को ओपन कर लेता हूं। ये वापस से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करवा देता हूं आपको कि बाय डिफॉल्ट हमारे पैरामीटर जो हैं सेट हो चुके हैं वैसे के वैसे जैसे थे। अब मैं आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपको नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर में ज्यादा लोड नहीं होता, आपको बस वो जो राउटर का इस्तेमाल कर रहे हो उस राउटर के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क हैं वो आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं मैं आपको। अभी मैं कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करूंगा, अभी तक मैंने किया नहीं है, राइट। तो ये राउटर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं कॉन्फ़िगर करना डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ, चलता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर EIGRP1 और यहाँ पे नो ऑटो समरी। इसके पास में नेटवर्क है हमारे पास 10.0 का है, दूसरा जो है 20.0। अब राउटर नंबर 1 मैंने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। राउटर नंबर 2 पे चलता हूँ और यहाँ पर जाकर जो है मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, राउटर EIGRP1 और नो ऑटो समरी कर देते हैं। नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर है 20.0 है और यहाँ पे हमारे पास जो है 30.0 है, ठीक है, 30.0 है और फिर हमारे पास यहाँ पे 50.0 है। तो ये भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। राउटर नंबर 2 कॉन्फ़िगर हो चुका है। राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नेटवर्क हमारे पास कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ राउटर EIGRP1 और यहाँ पे कर देता हूँ नो ऑटो समरी। और नेटवर्क हमारे पास जो है यहाँ पर है, एक तो 30.0 का है और दूसरा जो है हमारे पास 40.0 का है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ये राउटर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं राउटर नंबर 5 पे और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे जाकर मैं राउटर EIGRP1 करता हूँ, नो ऑटो समरी कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क जो है एक तो है 50.0 और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे 60.0 का, ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलते हैं हम फाइनली राउटर नंबर 4 पे और उसके भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे एंड सॉरी नॉट इंटरफेस, राउटर EIGRP1 और नो ऑटो समरी कर देते हैं। नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर एक तो 40.0 का है, दूसरा नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे 60.0 का है और तीसरा नेटवर्क जो है वो हमारे पास यहाँ पे 70.0 का है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। फाइनल राउटर बचा है हमारे पास
और फाइनल राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है हमारा ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी नॉट इंटरफेस, राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी, नेटवर्क कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो 70.0 का है और दूसरा जो है यहाँ पे 80.0 का है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आसानी से ये हो गया कंप्लीट, ये पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं स्टैटिक राउटिंग को जब मैं कॉन्फ़िगर कर रहा था, आप में से बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि चीजें जो हैं आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग आपका नेटवर्किंग का बिल्कुल बेस है। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग अच्छे से समझ ली तो डायनेमिक राउटिंग को ट्रबल शूट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी वही सारे काम हो रहे हैं जो हम स्टैटिक के अंदर कर रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो ऐसे प्रोसेस डिजाइन करे गए हैं वो ऑटोमेटिकली सारे काम को कर रहे थे। तो यहाँ पे शो आईपी राउट करके दिखाऊं, देखो इसको सारे का पता चल गया, ठीक है। तो ये है आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का बेनिफिट। तो ये जिसके अंदर हमें पूरे नेटवर्क की जानकारी होना जरूरी नहीं है। तो अब जो है मैंने अभी तक इतना बता दिया आप लोगों को, मैं इतना ही बता के छोड़ देता हूं। और आप लोगों के सवाल लेने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क मास्टरी जो कोर्स है उसकी फीस जो है उसको तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं जो भी आपको जिनको भी फीस की स्ट्रक्चर की डिटेल चाहिए है तो मैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8319893647। इस पे आप लोग जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। वैसे आप अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कल जो है आपके पास सारी डिटेल पहुंच जाएगी नेटवर्क मास्टरी कोर्स की। लेकिन अगर आप लोग अगले 24 आवर्स के अंदर एनरोल करते हो, ठीक है, कल की क्लास से पहले अगर आप लोग एनरोल करते हो, स्ट्रेट अवे मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अब आप में से जो लोग भी ये नेटवर्क मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इसका टाइमिंग जो रहेगा क्लास का, जो आपका जो लाइव कोर्सेज चलेंगे उसका जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 8 PM टू 9:30, ठीक है, 8 PM टू 9:30 मंडे टू सैटरडे रहेगा, ठीक है। संडे को हमारे ऑफ रहेगा। अगर आप ये 50% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप जो है अगले 24 घंटे के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दिया मैंने, आप लोग इसमें से सारी डिटेल अगर चाहिए आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आप लोग में से पूछना चाहते हैं। मेरे कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग फील्ड में अगर बात करूं तो मेरा 18 साल प्लस नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। 18 साल से ज्यादा हो गया मुझे नेटवर्क फील्ड के अंदर काम करते हुए। तो यहाँ पर जो है आपको वो सारी चीजें, आप सारा नॉलेज आपको मिलेगा जो आपको मैं जो रियल नेटवर्क्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ उनसे ओवरकम कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर मैं सिखाऊंगा, ठीक है जी। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सवाल पूछना चाहें मेरे से कोई, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। सो हमारे पास टाइम काफी है तो मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया है। अब आप लोग में अनम्यूट हो चुके हैं, तो जिनका अभी भी क्रॉस का साइन आया है मतलब आप लोगों ने अनम्यूट कर रखा है। आप 1 बाय 1 करके मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी हिमांशु जी, हिमांशु अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, कोई और सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गाइस आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। आपका जो माइक्रोफोन है उसको टैप करें तो वो अनम्यूट हो जाएगा। बसंत, ये पर्टिकुलर ऐसा बीच में से नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। सिर्फ OSPF एंड EIGRP ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है।
अगर आपको करना है तो पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप अगर जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप उसको कर सकते हैं। राहुल दे मेरे, मैं एक बार ट्राई करता हूं आपको अनम्यूट करने का, बिकॉज मेरी तरफ से अनम्यूट कर चुका हूं सभी लोगों को मैं। अब देखो आप लोगों को मैं अनम्यूट का कमांड दे रहा हूं, अब आप लोगों को अनम्यूट करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मीन सर? जो भी फीस है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट।